चंदर चुपचाप बैठा था। जाने क्या सोच रहा था। शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था, मगर फिर भी अपने विचार शून्यता में ही खोया हुआ सा था। जब डॉक्टर शुक्ला उसकी ओर मुड़े और कहा, चंदर, तो वह एकदम से चौंक गया और जाने किस दुनिया में लौट आया। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो, एक फीकी हंसी हंसकर चंदन ने कहा। तो मेहनत बहुत कर रहे होगे। कितने अध्याय लिखे अपने थीसिस के? अब मार्च खत्म हो रहा है और पूरा अप्रैल तुम्हें थीसिस टाइप कराने में लगेगा, और मई में हर हालत में जमा हो जानी चाहिए। जी हाँ, बड़े थके स्वर में चंदन ने कहा। 10 अध्याय हो ही गए हैं। 3 अध्याय और होने हैं और अनुक्रमणिका बनानी है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक खत्म हो ही जाएगा। अब सिवा थीसिस के और करना ही क्या है? एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंदन ने कहा और माथा थाम कर बैठ गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? चाय बनवा लो। लेकिन सुधा तो है ही नहीं, ना महाराजिन है। डॉक्टर साहब बोले। अरे सुधा? सुधा के नाम पर चंदा चौंक गया। हाँ, अभी वह सुधा के ही बारे में सोच रहा था। जब बुआ जी बात कर रही थी, क्या सोच रहा था? देखो, उसने याद करने की कोशिश की, पर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था। पता नहीं था। कुछ सुधा के ब्याह की बात हो रही थी शायद। क्या बात हो रही थी? कहाँ गई है सुधा? चंदन ने पूछा। आज शायद साबिर साहब के यहाँ गई हैं। उनकी लड़की उनके साथ पढ़ती है ना, वहीं गई हैं बिनती के साथ। अब इम्तिहान को कितने दिन रह गए हैं? अभी घूमना बंद नहीं हुआ उनका? नहीं, दिन भर पढ़ने के बाद उठी थी। उसके भी सिर में दर्द था, चली गई। घूम फिर लेने दो बेचारी को, अब तो जा ही रही है। डॉक्टर शुक्ला बोले एक हंसी के साथ जिसमें आंसू छलके पड़े थे। कहाँ तय हो रही है सुधा की शादी? बरेली में। अब उसकी बुआ ने बताया है, जेल में पत्री दी है, मिलवा लो फिर। तुम जरा सब बातें देख लेना। तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे, मैं जाकर लड़का देख आऊँगा। फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे। तुम्हें डायरेक्टरेट मिल जाएगा और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाएगा। बस, हम तो लड़का लड़की दोनों से फारिग। डॉक्टर शुक्ला बहुत अजब से स्वरों में बोले। चंदर चुप रहा। बिनती को देखा तुमने? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा। हाँ, वही ना जिनको डांट रही थी ये उस दिन। हाँ वही। और इसके ससुर आए हुए हैं। उनसे कहना कि अब शादी अगहन को उसके लिए टाल दे। पहले सुधा की हो जाए, वह बड़ी है, और हम चाहते हैं कि बिनती को तब तक विदुषी का दूसरा खंड भी दिला दें। आओ उनसे बात कर लें। अभी डॉक्टर शुक्ला उठे। चंदर भी उठा और उसने अंदर जाकर बिनती के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वे एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वह अभागा पलंग उनके उदर के लिए नाकाफी था। वे चित्त पड़े थे और सांस लेते थे, तो पुराणों की उस कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला वराह के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल और कमर में एक अंगोछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह सायं गंगा नहाकर आए थे, क्योंकि पेट तक में चंदन रोली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला जाकर बगल की कुर्सी पर बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किया आपने? पलंग चरमराया। उस विशाल मांसपिंड के एक भूडोल आया और दुबे जी जलपान की याद करके गदगद होकर हंसने लगे। एक थलथलाहट हुई और कमरे की दीवारें गिरते गिरते बची। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे ही लेटे कहा, हो, सब आपकी कृपा है। खूब छक्के मिष्ठान पाया। अब जरा शरबत उरबत मिले तो, कुछ पेट में जलन है तो सो शांत हो उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। अच्छा, अरे भाई जरा शरबत बना देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओट में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज़ सुनाई पड़ी। बाप रे, ये 2.5 मन की लहाज, कम से कम मशक भर के शरबत तो उलीचे नहीं हैं। चंद्र को हंसी आ गई। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुखमंडल पर कहीं क्षोभ या उल्लास की रेखा तक न आई। चंद्र मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मनाथ सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे।
बुआ एक गिलास में शरबत ले आई। दुबे जी कांख कांख उठे और एक सांस में शरबत गले से नीचे उतार कर गिलास नीचे रख दिया। दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे। डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े विनती स्वर में कहा। नहीं नहीं, बात काट कर दुबे जी बोले, बस अब हम कुछ ना खावें, आप बहुत सत्कार किए, हम यही से छक गए। आपको देख के तो हमें बड़ी प्रसन्नता भई। आप सच में दिव्य पुरुष हो, और आप तो लड़की के मामा हो, और ब्याह शादी में जो सो मामा का पक्ष देखा जाता है, ये तो भगवान ऐसा जोड़ा मिलाइन है कि वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों के मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप हैं टाउन कॉलेज के प्रोफेसर, और ओहर हमार सार लड़का के मामा जॉन हैं टाउन डाकघर के मुंशी हैं। आपकी कृपा से, दुबे जी ने गर्व से कहा। चंदर मुस्कुराने लगा। अरे सो तो आपकी नम्रता है, लेकिन मैं सच सोच रहा हूँ कि गर्मियों में अगर ब्याह ना रखकर जाड़े में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब तक आपके सत्कार की हम कुछ तैयारी भी कर लेंगे। डॉक्टर शुक्ला बोले। दुबे जी इसके लिए तैयारी नहीं थी। वे बड़े अचरज में भर कर उनकी ओर देखने लगे, लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद अंत में वे इस शर्त पर राजी हुए कि अगहन तक हर तीज त्योहार पर लड़के के लिए कुर्ता धोती का कपड़ा और 11-12 रुपए नजराना जाएगा। और अगहन में अगर ब्याह हो रहा है तो सास ननद और जेठानी के लिए गर्म साड़ी जाएगी। और जब जब 2 बजे गंगा नहाने प्रयागराज आएंगे तो उनका रोचना एक थाल कपड़े और स्वर्ण मंदिर जो से होगा। जब डॉक्टर शुक्ला ने यह स्वीकार कर लिया तो 2 बजे ने उठकर अपना झालम झोला कुर्ता गले में अटकाया और अपनी गठरी हाथ में उठाकर बोले, अच्छा तो अब आज्ञा देव, हम चली अब, और रुपया लड़की को दे दियो, अब बात पक्की है। और अपनी टेंट से उन्होंने एक मुड़ा मुड़ाया तेल लगा हुआ 5 रुपए का नोट निकाला और डॉक्टर साहब को दे दिया। चंदर एक तांगा कर दो 2 बजे को, अच्छा आओ हम भी चलें। जब ये लोग लौटे तो बुआ जी एक थाली में कुछ धर कर निकाल रही थी। डॉक्टर शुक्ला ने नोट बुआ जी को देते हुए कहा, लो ये दे गए समझे जी लड़की को। 5 का नोट देखा तो बुआ जी सुलग उठी। ना गहना न गुड़िया, ब्याह पक्का कर गई ई कागज के टुकड़े से। अपना आप तो सोना और रुपया और कपड़ा सब लीले को तैयार और देत के दाई पेट पिरा थे जूता पिटाऊ का। अरे राम चाहे तो जमदूत ई लहास की बोटी बोटी करके राम जी के कुत्तन को खिलाई हैं। चंदर हंसे के मारे पागल हो गए। बुआ जी ने थाली पर मुंह बांधा और बोली, अब इन तक बिनती का पता नहीं, और वो तुर्कन मलक्षण के हियाँ कुछ खा पी ली तो फिर हमारे यहाँ गुजारा ना ही होगा। बड़ी आज़ादी हुई गई है सुधा की सहपाई के। आवे देव, आज हम भद्र उतारी थे। डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में चले गए। चंदर को प्यास लगी थी। उसने बुआ जी से एक गिलास पानी मांगा। बुआ जी ने एक गिलास में पानी दिया और बोली, बैठ के पियो बेटा, बैठ के, कुछ खाए का दही। नहीं बुआ जी। बुआ बैठकर हंसिया से कटहल छीलने लगी और चंदर पानी पीता हुआ सोचने लगा, बुआ जी सभी से इतनी मीठी बात करती हो तो आखिर बिनती से इतनी कटु क्यों है। इतने में अंदर चप्पलों की आहट सुनाई पड़ी। चंदर ने देखा सुधा और बिनती आ गई थी। सुधा अपनी चप्पल उतार कर अपने कमरे में चली गई और बिनती आंगन में आई। बुआ जी के पास अगर बोली, लाओ हम तरकारी काट दें। चल हट ओहर, पहले नहाओ जाई के, कुछ खाओ तो ना रहो, इतनी देर कहाँ घूमत रहो। हम खूब अच्छी तरह जानित ही तू हमार नाक कटाइन के रहबो, पतुरियाइन के ढंग सीखे हैं। बिनती चुप। एक तीखी वेदना का भाव उसके मुंह पर आया। उसने आंखें झुका ली, रोई नहीं और चुपचाप सिर झुकाए हुए सुधा के कमरे में चली गई। चंदा क्षण भर खड़ा रहा, फिर सुधा के पास गया। सुधा के कमरे में अकेले बिनती खाट पर पड़ी थी, औंधे मुंह तकिया में मुंह छिपाए। चंदर को जाने कैसा लगा
उसके मन में बेहद तरस आ रहा था इस बेचारी के लिए। उसके पिता है ही नहीं और जिसे प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिला। चंद्र को बहुत ही ममता लग रही थी इस अभागिन के लिए। वह सोचने लगा कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन से ही कितने असीम दुलार वैभव और स्नेह में पली है और दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमान में पली है, और वह भी अपनी ही सगी माँ से जो दुनिया भर के प्रति स्नेहमयी और अपनी लड़की को छोड़कर। वह कुर्सी पर बैठकर चुपचाप यही सोचने लगा, अब आगे ही इस बेचारी को क्या सुख मिलेगा। ससुराल कैसी है या तो ससुर को देख कर ही मालूम देता है। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताब लिए उसे पढ़ती हुई उसी में खूब डूबी हुई आई और खाट पर बैठ गई। अरे बिनती, उसे पढ़ती हुई उसी में डूबी हुई आई। अरे बिनती, कैसे पढ़ी हो? अच्छा तुम हो चंदर। बिनती उठो। उसे बिनती की पीठ पर हाथ रखकर कहा। बिनती, जो अभी तक निश्चेष्ट पड़ी थी, सुधा के ममता भरे स्पर्श पर फूट फूट कर रो पड़ी। तो सुधा ने चंदर से कहा, क्या हुआ बिनती रानी को? और बिनती भी जोरों से सिसकियां भरने लगी। तो सुधा ने चंदर से कहा, कुछ तुमने कहा होगा। 14 दिन बाद आए और आते ही लगे रुलाने उसे। कुछ कहा होगा तुमने। समझ गए, घूमने के लिए उसे भी डांटा होगा। हम साफ साफ बता देते हैं चंदर, हम तुम्हारी डांट सह लेते हैं। इसके लिए ये मतलब नहीं कि हम अब तुम इस बेचारी पर भी रुख झाड़ने लगो। इससे कभी कुछ कहा तो अच्छी बात नहीं होगी। तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है क्या? मैं क्यों कहूँगा बिनती को कुछ? बस फिर यही बात तुम्हारी बुरी लगती है। सुधा बिगड़ कर बोली, क्यों नहीं कहोगे बिनती को कुछ? जब हमें कहते हो तो उसे क्यों नहीं कहोगे? हम तुम्हारे अपने हैं तो क्या तुम्हारी अपनी नहीं है? चंदर हंस पड़ा। क्यों? क्यों नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ ना ऐसे निभा ना वैसे निभा। ये सब हम कुछ नहीं जानते। क्यों रो रही है यह? सुधा बोली धमकी के स्वर में। बुआ जी ने कुछ कहा था, चंदर बोला। अरे तो इसके लिए रोना क्या? इतना समझाया तुझे कि उनकी तो आदत है हंसकर टाल दिया कर। चल उठ, हंसती है गुदगुदाऊं। सुधा ने गुदगुदाते हुए कहा। बिनती ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और फिर सिसकियां भरने लगी। नहीं मानेगी तू? सुधा बोली। अभी ठीक करती हो तुझे। चंदर पकड़ो तो इसका हाथ। चंदर चुप रहा, नहीं उठी। उठो, तुम इसका हाथ पकड़ लो तो हम अभी इसे हंसाते हैं। चंदन ने हाँ, सुधा ने चंदर का हाथ पकड़कर बिनती की ओर बढ़ते हुए कहा। चंदन ने अपना हाथ खींच लिया और बोला, वह तो रो रही है, तुम बजाय समझाने के उसे और परेशान कर रही हो। अरे जानते हो क्यों रो रही है? अभी इसके ससुर आए थे, वो बहुत मोटे थे, तो ये सोच रही है कि वो भी मोटे हों। सुधा ने फिर उसकी गर्दन गुदगुदा कर कहा। बिनती हंस पड़ी। सुधा उछल पड़ी। लो, ये तो हंस पड़ी, अब रोगे? अब फिर सुधा ने गुदगुदाना शुरू किया। बिनती पहले तो हंसी से लौट गई, फिर पल्ला संभालते हुए बोली, छी दीदी, वो बैठे हैं कि नहीं? और उठकर बाहर जाने लगी। कहाँ चली? सुधा ने पूछा। जा रही हूँ नहाने। बिनती पल्लू से सिर ढकते हुए चल दी। क्यों? मैंने तेरा बदन छू लिया इसीलिए? सुधा हंसकर बोली। ए चंदर, वो गिसू का छोटा भाई है ना, हसरत। मैंने उसे छू लिया तो फौरन उसने जाकर अपना मुंह साबुन से धोया और अम्मी जान से बोला, मेरा मुंह जूठा हो गया है। और आज हमने गेसू के अख्तर मियाँ को देखा, बड़े मजे के हैं। मैं तो गेसू से बात करती रही, लेकिन बिनती और फूल ने बहुत छेड़ा उन्हें। बेचारा घबरा गए। फूल बहुत चुलबुली है और बड़ी नाजुक है, बड़ी बोलने वाली है, और बिनती और फूल का खूब जोड़ा मिला, दोनों खूब बाती हैं।